हेलो बच्चों, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में। तो बच्चों उसमें हमने बोहर के पोस्टुलेट को डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द यूजफुलनेस ऑफ बोहर मॉडल, कि बोहर के मॉडल की क्या एडवांटेजेस थी। फिर हम कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल, कि बोहर के मॉडल की ऐसी कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से बोहर के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया और हमने एक नया मॉडल जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं वो सामने आया। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या थी। तो सबसे पहली जो एडवांटेज थी बोहर मॉडल की, कि इसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था स्टेबिलिटी को। तो अगर आपको बच्चों याद हो, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने जब रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक डिस्कस की तो वहाँ हमने बात की थी कि रदरफोर्ड जो थे वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहाँ ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल अंडर द फील्ड ऑफ फोर्स मूव करता है तो वो क्या करेगा, वो लगातार एनर्जी लूज करता जाएगा और एक टाइम आएगा वो न्यूक्लियस पे फॉल कर जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में एटम क्या था, क्वाइट स्टेबल। तो सबसे पहली बात, अगर हम अब बोहर ने क्या कह दिया, बोहर ने पहले ही इसी पॉइंट पे वर्क किया। बोहर ने ये कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, और जब तक इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना तो वो एनर्जी गेन करता है ना वो एनर्जी लूज करता है। तो जब वो एनर्जी लूज या गेन ही नहीं कर रहा तो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था कि एटम की स्टेबिलिटी को। अब दूसरी जो रिमार्केबल सक्सेस हम कहें कि बहुत थ्योरी की थी, वो ये थी कि उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया था। दोनों तरह से उन्होंने ये क्वांटिटेटिवली भी एक्सप्लेन की, कितनी लाइंस आएंगी, कितनी फ्रीक्वेंसी पे आएंगी, वो सब कुछ बहुत से सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन किया। तो अब हम बात करेंगे उसकी। तो हमने ये लाइन स्पेक्ट्रम आपने देखा था कि हमारे पास जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सारी लाइंस नजर आती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये अराइज हो रही थी कि इतनी सारी लाइंस नजर क्यों आती हैं। ठीक है, एक तो ये बात थी। और दूसरी बात, अगर हमारे पास जो स्पेक्ट्रम था वो कंटिन्यूस ना आकर के लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता था। तो पहले हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूस ना आकर के लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है। तो हमने बोहर के जो एटॉमिक मॉडल है, न्यूक्लियस है सेंटर में और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन किन में रिवॉल्व कर रहे हैं, उन ऑर्बिट्स में जिनकी एनर्जी क्या है, फिक्स। और इस एनर्जी को कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला भी जाना था 13.6 बाय में एन स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप एन की डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे आपके पास डिफरेंट लेवल्स की एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ आप देखो कि ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की कोई भी वैल्यू हो सकती है एनर्जी की, नहीं। आप देखो इलेक्ट्रॉन की सर्टेन फिक्स वैल्यू है। आप देखो फर्स्ट लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सेकेंड लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। थर्ड लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की सर्टेन फिक्स वैल्यू ही हो सकती है, रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे अब हम यहाँ अगर इन वैल्यू को देखें, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कभी भी, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कभी भी 12.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो सकती, 11 नहीं हो सकती, 9 नहीं हो सकती, 8 नहीं हो सकती, या 13.6 और उसके बाद -3.4। तो बिल्कुल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक लेवल है, इसकी एनर्जी इतनी, ये दूसरा लेवल है, इसकी एनर्जी इतनी। इसके बीच की वैल्यू कभी भी इलेक्ट्रॉन पोजेस नहीं कर सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। हम सोचें कि हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें तो वो बेचारा कहाँ जाएगा, वो यहाँ हवा में नहीं लटक सकता। तो वो जब हम उसको इतना कंटिन्यूसली एमिटी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जब हम उसे इतनी एनर्जी देंगे जो इन दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है। जब हम इस डिफरेंस के बराबर एनर्जी सप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल से जंप करके कहाँ चला जाएगा, सेकंड में। ऐसे ही अगर हम एनर्जी इस और इस लेवल के डिफरेंस के बराबर सप्लाई करेंगे तो कहाँ चला जाएगा,
सेकंड लेवल में। तो ये जिस लेवल में वो पहले था उसे उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। और जहां गया ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस, जितना डिफरेंस है अगर हम उतनी एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। अब आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में उसका लाइफ टाइम कैसा होता है, एक्साइटेड स्टेट में उसका लाइफ टाइम जो है वो शॉर्ट है। अगर एक्साइटेड स्टेट में उसका लाइफ टाइम शॉर्ट है तो वो यहाँ से एनर्जी एमिट करके क्या आ जाएगा, वापस ग्राउंड लेवल पे। यहाँ देखो यहाँ है और इसने एनर्जी एमिट की, ये यहाँ आ गया, ये इसकी इनिशियल स्टेज दिखाई है, ये इसकी फाइनल स्टेज। तो एक्साइटेड स्टेट में उसका लाइफ टाइम शॉर्ट था, इसलिए वो क्या आया, वापस आया। और वापस आने पे भी वो ऐसे नहीं कंटिन्यूअसली, उसने जंप करके वापस आना। तो जितनी एनर्जी लेके वो ऊपर गया था उस लेवल, उतनी एनर्जी एमिट करके वो क्या आएगा, नीचे वाले लेवल में आएगा। अब वो जो एनर्जी उसने एमिट करनी है वो एक स्टेप में भी कर सकता है, वो जंप बैक नंबर ऑफ स्टेप में भी कर सकता है। ये हो सकता है कि वो 6 से डायरेक्ट फर्स्ट लेवल में आ जाए, ये हो सकता है वो 6 से 5th में आए या 5th से 3rd में आए। तो एक स्टेप में भी आ सकता है और एक नंबर ऑफ स्टेप में भी आ सकता है, लेकिन एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही वो क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो यहाँ से अगर हमें पता है कि जो कितनी एनर्जी वो लिबरेट करेगा वो डिपेंड करेगा दोनों लेवल की एनर्जी में डिफरेंस कितना है। यहाँ फाइनल एनर्जी और ये क्या है, इनिशियल। तो फाइनल लेवल और इनिशियल लेवल की एनर्जी का डिफरेंस के बराबर एनर्जी वो लिबरेट करेगा। और अगर हम इस डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहें, हमें पता है किसी पर्टिकुलर स्टेट की जो एनर्जी होती है वो बच्चों कितनी होती है, ई एन क्या होती है, -RH/1/n²। तो यहाँ R क्या चीज है, यहाँ R हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी थी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो यहाँ जब हम n की डिफरेंट वैल्यू पुट करके हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें इनिशियल लेवल की एनर्जी निकालनी हो तो हम ni पुट कर देंगे, फाइनल की निकालनी है तो n फाइनल पुट कर देंगे। तो ये इसके बाद अगर हम आगे चले तो ये जो डिफरेंस आ जाता है हमारे पास, ये जो डिफरेंस है डेल्टा ई जब हमें पता चल जाता है तो डेल्टा ई की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होती है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। तो यहाँ से अगर हमारे पास ये डेल्टा ई यहाँ से आ जाएगा और डेल्टा ई पता चल गया तो न्यू हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, डेल्टा ई ओवर एच करके। यहाँ एच हमारे पास क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो इस तरह से हम भी इस स्टेज से इस स्टेज में आया तो कितनी फ्रीक्वेंसी ये एमिट करेगा वो हमें पता चल जाएगी। तो इस तरह से जो नील बोहर ने अपनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट की वो एग्री कर रही थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ, इसी तरह से इसलिए उन्होंने सक्सेसफुली लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि हाइड्रोजन है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इतनी सारी लाइन नजर आ रही है। एक इलेक्ट्रॉन है, जंप करेगा वापस आएगा, कितनी लाइन आनी चाहिए, हम सोचे थे एक आ जाएगी, लेकिन एक्चुअल में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का था, बहुत सारी लाइन्स थी। तो इसमें इतनी सारी लाइंस क्यों नजर आती हैं, तो देखो बच्चों हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लेने के लिए हमने क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ली। गैस भले हमने लो प्रेशर पे भी ली, बहुत लो प्रेशर पे भी ली, तो भी उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम थे। और जब इतने सारे हमने एनर्जी सप्लाई की, मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए एटम में, तो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है। और जब हम करंट पास करके एनर्जी दे रहे हैं तो अलग अलग एटम में अलग अलग लेवल की एक्साइटेशन हुई। किसी का इलेक्ट्रॉन जंप करके पहले लेवल में चला गया, किसी का छठे लेवल में चला गया, किसी का 7वें लेवल में चला गया। और फिर इनका वापस आने का पैटर्न भी अलग अलग, किसी ने तो डायरेक्ट जंप मारी और 7th से 1st लेवल में, और कोई कैसे आया, कोई स्टेप्स में आया, 7th से 5th में आया, 7th से 4th में आया, 7th से 3rd में आया। इस तरह से वो एक स्टेप में भी आ सकता है। और तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके चले तो हमारे पास इस तरह से पैटर्न आता है। अगर वेरियस लेवल से 1st लेवल में वापस आए, 5th लेवल से 1st में आए, 4th से 1st में आए, 3rd से 1st में आए, 2nd से 1st में आए, तो ये जो सीरीज है अलग अलग लेवल से जो 1st लेवल में वापस आ रहे हैं तो उसको नाम दिया गया था लाइमन सीरीज। हमने ये
पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ये कौन से रीजन में लाई करती हैं, ये बच्चों यूवी रीजन में लाई करती हैं। इसी तरह से ये जो लाइंस थी जो वेरियस लेवल से सेकंड लेवल में वापस आई वो हमारी लाई करती थी विजिबल रीजन में, जिसको हमने नाम दिया था बाल्मर सीरीज। फिर हमारे पास पास्टन, ब्रैकेट और फंड सीरीज, तो ये भी अगर वेरियस लेवल से थर्ड लेवल में रिटर्न करता है तो हमारे पास वो पास्टन सीरीज, और वेरियस लेवल से फोर्थ लेवल में रिटर्न करता है तो वो ब्रैकेट सीरीज, और वेरियस लेवल से फिफ्थ लेवल में रिटर्न करता है तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, फंड सीरीज। तो इस तरह से इसमें इतनी सारी लाइंस क्यों आई, क्योंकि स्मॉल स्केल में भी लेते हैं तो भी गैस में बहुत सारे एटम थे और हर एक की एक्साइटेशन अलग अलग ढंग से हुई, किसी कोई फर्स्ट लेवल में, कोई सेकंड में, और वो उनका रिटर्न बैक भी अलग अलग तरीकों से हुआ, इसलिए हमारे पास स्पेक्ट्रा में बहुत सारी लाइंस। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया है, आपको बताया गया कि हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है। कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, थर्ड लेवल से। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल में वापस आ रहा है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, रेडिएशंस निकलेंगी। तो उन रेडिएशन की बच्चों हमें एनर्जी निकालनी है और दूसरी चीज क्या निकालनी है, वेवलेंथ। तो कितनी एनर्जी रेडिएट होगी और वेवलेंथ। तो हमारे पास जो एक तो हमें डेल्टा ई कैलकुलेट करना है और दूसरी चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आपको पता है जो nth लेवल होता है उसकी एनर्जी बोहर मॉडल ने हमें बताया कि कितनी होती है, 13.6 बाय में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम के लिए nth शेल की एनर्जी इतनी होती है। तो हमें डेल्टा ई निकालना है, कहाँ से कहाँ, थर्ड लेवल से जब कहाँ जंप कर रहा है, फर्स्ट लेवल में। तो थर्ड लेवल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ आप एन की वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास -13.6 बाय में 3 स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से माइनस हमें क्या करना है, -13.6 बाय में 1 स्क्वायर। तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल एन की वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो -13.6 बाय में क्या आ जाएगा, 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 13.6 बाय में क्या आ गया, 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 13.6 बाहर निकालें तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच जाता है, 1 -1/9। इसको सॉल्व किया, 13.6 इंटू में 8/9, तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी। अब सेकंड चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ। अब बच्चों आपको पता है कि ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है किसके बराबर होता है, एच न्यू, ठीक है। और आपको एक चीज और भी पता है, सी इज इक्वल टू क्या होती है, लैम्डा इंटू न्यू। तो अगर हम यहाँ से न्यू फाइंड आउट करें तो न्यू किसके बराबर होता है, सी ओवर लैम्डा के बराबर होता है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, एच इंटू सी ओवर में लैम्डा। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, लैम्डा निकालना है। तो मैं इसी को रीअरेंज करूँ तो मेरा ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच सी ओवर में डेल्टा ई। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर दूं, लैम्डा मुझे निकालना है, एच की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये मेरे पास वैल्यू है। और सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डेल्टा ई अभी मैंने निकाला कितना है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अब ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जूल। तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास 6.626 पावर -34 जूल सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास बाय में क्या है, 12.09 इंटू में वैल्यू क्या आएगी, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 जूल। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी किसमें, मीटर में, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें दिया गया हीलियम आयन, तो हमें इसके फर्स्ट ऑर्बिट की एक तो एनर्जी कैलकुलेट करनी है और दूसरा जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए हमारा जो ये फॉर्मूला है वो क्या होता है, पहले मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में लिखवाया था, अब मैं जूल की, ताकि आपको दोनों वैल्यूज याद रहे। तो जूल की टर्म में अगर हम लिखें तो वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल बाय ओवर में एन स्क्वायर। तो ये हाइड्रोजन के लिए होता है, और अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हो तो यहाँ एक फैक्टर होता है जेड, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। जेड बच्चों यहाँ क्या चीज है, जेड हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करें 2.18 10⁻⁻18 एन फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है, तो एन की वैल्यू बच्चों कितनी है 1, और जेड, जेड यहाँ हमारे पास क्या है, हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करें, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू में 4 बाय में 1, तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, को सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -8.72 इंटू में 10⁻⁻18 जूल। सिंपल है, बस 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो हमें पता है रेडियस निकालने का, nth लेवल की रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 52.9 पिकोमीटर इंटू में, ये पिकोमीटर में है, ठीक है, इंटू में एन स्क्वायर होता है, और अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हो तो जेड कहाँ होता है, बाय में। तो यहाँ हमारे पास हमें निकालना है हीलियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है 1, तो 52.9 पिकोमीटर, एन की वैल्यू यहाँ 1 है, जेड की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 है। तो ये वैल्यू हम पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आई 26.45 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये इससे ये हमारे पास क्या आ गई, रेडियस आ गई। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें, फर्स्ट केस 6th लेवल से आ रहा है, 6th लेवल से आ रहा है हमारे पास फर्स्ट लेवल, ये हमारा फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो ये हमारे पास 6th लेवल से आ रहा है, ये हमारे पास 5th लेवल से आ रहा है, ये हमारे पास 4th लेवल से आ रहा है, ये हमारे पास 3rd लेवल से आ रहा है, ठीक है, ये 2nd लेवल से आ रहा है, ठीक है, छठे से पहले में, ठीक है, 6, तो 1 2 3 4 5 6 हमने ड्रॉ कर लिया। तो से एक लाइन ये होगी, 5th से आया, फिर 4th से आया, फिर 3rd से आया और फिर 2nd से आया, तो टोटली 5 लाइन। अगर दूसरा और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो हो सकता है कि वो ऐसे आए कि 6th से डायरेक्ट 2nd लाइन में, ये जो फर्स्ट लेवल में आए वो हमारी कौन सी सीरीज हो जाएंगी, लाइमन सीरीज। और अगर वो 6th से फिर इसमें आए, 2nd में फिर 6th से इसमें आए, तो मतलब यहाँ पे भी हम बाकी जो पॉसिबिलिटी कंसिडर करके चले ना, 6th से हमारे पास आ रहा है 2nd में, फिर हम बात करें 5th से आ रहा है 2nd में, फिर हम बात करें 4th से आ रहा है 2nd में, 3rd से आ रहा है 2nd में, तो ये हमारे पास 5 आई थी। इस तरह से ये हमारे पास कितनी आएंगी 4, इस तरह से आगे ले चलेंगे, 6 से आ रहा है यहाँ पे, फिर ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये कितनी लाइन आ जाएंगी 3, फिर इस तरह से ये 2 लाइनें हो जाएंगी और ये 1 लाइन। तो हमारे पास लाइमन सीरीज की 5 लाइनें, बाल्मर सीरीज की 4 लाइनें, ठीक है, पास्टन सीरीज में 3 लाइन्स, 2 लाइन्स किस में हो जाएंगी, ब्रैकेट सीरीज में 1 लाइन किस में हो जाएगी, हमारे पास फंड सीरीज में, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसे टोटल कैलकुलेट करें 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो हमारे पास ये कितनी आ जाएंगी, 5 4 9 और 10 15, तो टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी 15 लाइन। बाकी इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला ये है n × n-1 बाय में 2, तो हमारे पास क्योंकि 6th लेवल से आ रहा है तो 6 6 - 1 बाय में 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 × 5 बाय में 2, तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। तो बच्चों इसमें क्या कहा गया है, इस न्यूमेरिकल में कहा है कैलकुलेट करो वेव नंबर, किसका, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज।
तो बाल्मर सीरीज कौन सी होती है, जो वेरियस लेवल से ना सेकंड लेवल में आए तो वो हमारे पास क्या होती है, बाल्मर सीरीज होती है। अब आपको उसने कहा है कि ट्रांजिशन तो बहुत सारी हो रही है सेकंड लेवल में, जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस कम फ्रीक्वेंसी मींस कम एनर्जी, तो कम एनर्जी वाली ट्रांजिशन जो है ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वेवलेंथ निकालनी है। तो हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास जो मेन इंफॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमें क्या निकालनी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस लेस फ्रीक्वेंसी मींस लेस एनर्जी। तो पता है आपको कि लेस एनर्जी किसकी होती है, सबसे कम एनर्जी कब होगी, जब हमारे पास जैसे सेकंड से हमारे पास थर्ड, ये हमारे पास सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, फोर्थ लेवल है और ये फिफ्थ लेवल है। तो जब भी सबसे कम एनर्जी कब लिबरेट होगी, जब थर्ड से सेकंड में आएगा, जब सिर्फ और कहीं से नहीं आ रहा, थर्ड से सेकंड में आएगा ना, तब सबसे कम एनर्जी लिबरेट होगी। तो हमारे पास इसके लिए वेव नंबर का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है, 109677 1/n1² माइनस 1/n2²। मुझे n1 क्या होता है, जिसमें आता है, जिसमें आ रहा है, और जहां से आ रहा है वो क्या होता है n2। तो यहाँ किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, तो हमारे पास 109677 ये सेंटीमीटर इनवर्स में होती है बच्चे वैल्यू। तो यहाँ कहां से किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, कहां से आ रहा है, थर्ड से आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू है, आप इसको सॉर्ट आउट करो, 109677, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9। तो इसको ओवरऑल जब हम सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/λ, और तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की। तो हमें वही लॉन्गेस्ट वेव हमें क्या निकालनी थी, वेव नंबर ही निकालना, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 1/λ हमारे पास क्या है, वेव नंबर ही है। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली ट्रांजिशन का वेव नंबर आ जाएगा। तो लास्ट में बच्चों हम बात करते हैं लिमिटेशंस क्या थी। हमने जो बोहर मॉडल डिस्कस किया उसमें ऐसी कौन सी ड्रॉबैक्स थी जिसकी वजह से बोहर मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो सबसे पहली जो ड्रॉबैक थी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बोहर का जो मॉडल था बड़ा सिंपल था। जो पहला एटम था हाइड्रोजन, जिसमें सिंपल एक इलेक्ट्रॉन था, सिर्फ उसी के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाया। बाकी ऐसे एटम्स जिनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, बाकी सब में ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से किसी के भी स्पेक्ट्रा को बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। और दूसरी जो बात थी प्रेजेंस ऑफ डबलेट, हालांकि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को इसने एक्सप्लेन किया, लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारी टेक्निक्स की एडवांसमेंट होती गई, हमारे पास और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स आ गई, और अच्छी स्पेक्ट्रोस्कोप आ गए, हम पहले प्रिज्म यूज करते थे, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और बहुत ज़्यादा जब डेवलपमेंट हो गई तो जब हमने एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज किया तो हमारा वो जो स्पेक्ट्रम था वो फर्दर स्प्लिट हो गया। जहाँ हमें पहले एक लाइन आ रही थी वहां अभी हमें उसकी जगह दो लाइन नजर आ रही थी, हमें डबलेट्स नजर आ रहे थे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। तो ये जो हमें डबलेट्स नजर आ रहे थे ना बच्चों हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, उसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद तीसरा जो डिफेक्ट था इसके अंदर, जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्या था कि बच्चों जिस चीज का हम स्पेक्ट्रम नोट कर रहे थे, अगर हम हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम ले रहे थे, ठीक है, हमने हाइड्रोजन में करंट पास किया, लाइट निकली, प्रिज्म में से पास किया, फोटोग्राफिक फिल्म पे हमने रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन जब हमने इस सेटअप में थोड़ी मॉडिफिकेशन की, हमने इसके अराउंड मैग्नेट लगा दिए, उसके अराउंड दो बड़े बड़े चुंबक रख दिए, तो हमारे पास जो पैटर्न था वो कुछ इस तरह से था। जैसे पहले जिंक में कैसी लाइन आ रही थी, एक लाइन, अब वो एक लाइन फर्दर स्प्लिट हो गई थी तीन लाइन में। अब वो एक लाइन को तो एक्सप्लेन कर पा रहे थे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रखने से ऐसा क्या हो गया कि ये तीन लाइनें बन गई, तो इसको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसी तरह से जब इसके अराउंड दूसरा एक इफेक्ट था स्टार्क इफेक्ट। तो जब हम ये जो स्प्लिटिंग है लाइन की इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट।
इसी तरह से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो लाइन फर्दर स्प्लिट होगी। तो ये जो स्प्लिटिंग थी, देखो यहाँ पहले एक ब्लू लाइन थी, अब वो ब्लू लाइन कितनी लाइन में स्प्लिट हो गई है, 4 लाइन में। ऐसे बच्चों यहाँ ये ग्रीन लाइन दिखाई है, ये कितनी लाइन में स्प्लिट हो गई है, 2 ग्रीन लाइन में स्प्लिट हो गई है। तो ये जो स्प्लिटिंग थी लाइंस की इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये जो स्प्लिटिंग होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बच्चों हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। उसके बाद दो और थी कि एटम जब स्टेबल है, हमने ये बात कर ली कि एटम अपने आप में स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो उसको ऐसी क्या जरूरत है कि वो कंपाउंड बनाता है, वाई एटम कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। तो इसके बारे में बहुत कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके। उसके बाद हमने ये डिस्कस कर ली थी, उस टाइम में बहुत फ्रिक्वेंटली ये डिस्कवरीज हो रही थी, ये प्रूफ हो रहा था कि हर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की ड्यूअल नेचर है, दोनों तरह से बिहेव करता है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी। लेकिन बोहर ने अपनी थ्योरी में इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर को कंसीडर ही नहीं किया। और लास्ट में जो लास्ट ड्रॉबैक थी, हाइसेनबर्ग ने एक अपना प्रिंसिपल दिया था कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम एग्जैक्टली दोनों चीजें साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर कोई माइक्रोस्कोपिक चीज है, हम बहुत डिटेल में इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक चीज है तो उसके बारे में एग्जैक्ट उसकी पोजीशन बताना और मोमेंटम बताना, वो भी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ। तो हाइसेनबर्ग ने कहा था ये बात इम्पॉसिबल है। लेकिन बोहर जी ने तो क्या किया था, उसकी एग्जैक्ट बता दिया था कि यहाँ चल रहा है और इतनी स्पीड से चल रहा है। तो जब हम इकट्ठा उसे डिटरमाइन ही नहीं कर सकते तो वो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन कर दिया। तो ये कुछ एक लिमिटेशंस थी। तो अब इन लिमिटेशंस के आने के बाद फिर किस तरह से नेक्स्ट मॉडल की जरूरत महसूस हुई, वो फिर हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।